नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ सर्कल में। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि क्लास 10 की जो बोर्ड एग्जाम होती है उसके अंदर ये इस तरह के सवाल हर साल हर बार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए सवाल क्या है, सिद्ध कीजिए √2 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सवाल परीक्षा में बोर्ड के एग्जाम में हर साल आते हैं, हर बार आते हैं और ये 3 नंबर के आते हैं। तो आपको ये सवाल सीखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो क्लास 10 के विद्यार्थी हैं, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो ये देखिए आपके सामने 3 सवाल है, इन तीनों सवाल में से मैं एक सवाल करता हूं, बाकी 2 उसी के जैसे सवाल है, ठीक है। तो देखिए आपके सामने मैंने जो सवाल लिखा है वो क्या है, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसको हमें ये सिद्ध करना है कि √5 है वो क्या है, अपने आप में एक अपरिमेय संख्या या इर्रेशनल नंबर है। तो देखिए इसको कैसे सिद्ध करते हैं। जब भी आपको ऐसे सवाल दिए जाते हैं अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए, तो हमें क्या करना है, इस √5 को उल्टा मान के चलना है, ठीक है। उल्टा का मतलब इसको परिमेय मान के चलना है, क्योंकि ऐसी कोई गणित में विधि नहीं है कि आप इसको सीधा डायरेक्ट अपरिमेय सिद्ध कर सकते हैं। तो हम इसको क्या है, परिमेय मानेंगे और ये दर्शाएंगे कि वो परिमेय नहीं है। तो जब परिमेय नहीं होंगी तो अपने आप ही क्या हो जाएगी, वो अपरिमेय हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर हमें इसको उल्टा मान के चलना है, तो मैं लिखूंगा माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय। आपको भी ऐसे लिखना है, परिमेय संख्या है, ठीक है। हमने इसको उल्टा मान लिया। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी वास्तविक संख्या है जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो √5 को हमने क्या माना है, परिमेय। तो इस √5 को मैं P/Q या फिर A/B के रूप में लिख देता हूं। आपकी किताब में भी इसको A/B लिखा हुआ है, √5 A/B के रूप में आ गया। जहां पर ये A और B हम क्या मानते हैं, सअभाज्य संख्या है। क्या है, सअभाज्य संख्या है। A और B सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्याओं का मतलब क्या है, ऐसी दो संख्याएं जिसमें किसी समान संख्या का भाग नहीं जाता हो, ठीक है। समान संख्या का भाग, जैसे मान लीजिए एक 3 है तो दूसरा आप 4 मान सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 3 और 4 में एक के अलावा एक का भाग नहीं देना है, हमें किसी और संख्या का भाग देना है। तो 3 और 4 में किसी समान संख्या का भाग नहीं जाता है, ठीक है। कहने का मतलब है ऐसी दो संख्याएं या ऐसी दो प्राकृत संख्याएं जिनका HCF कितना हो, 1 हो। आप ये भी कह सकते हैं HCF 1 हो, वो क्या हो जाएगी, आपस में सअभाज्य संख्या है। यानी कि ये A और B है, इनमें किसी समान संख्या का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। कटेगी नहीं है ये A और B, ठीक है ना। A और B में आप जैसे काटते नहीं काटते, जैसे मान लीजिए मैं 6/8 लिख देता हूं, तो देखिए इसमें 2 का भाग जा रहा है ऊपर नीचे। तो ये जो A/B है, ये ऐसी संख्या है जिनमें किसी समान संख्या का भाग नहीं जाएगा, यानी कि ये कटेगी नहीं, ठीक है। A/B के रूप में ही रहेगी। अब इसके बट्टा हम कुछ नहीं तो आप 1 मान सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। इस 1 को A से गुणा करेंगे, ये 5 इससे गुणा हो जाएगा और ये 1 इससे गुणा हो जाएगा। यानी कि इधर ये भाग में B है, इधर आएगा तो गुणा में, और इधर ये भाग में 1 है, इधर जाएगा तो गुणा में। तो A 1 से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा A, और ये B √5 से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा B √5 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये जो √5 है, यानी कि इस 5 के ऊपर जो ये अंडर है यानी कि वर्गमूल है, इस वर्गमूल को हटाना है। तो वर्गमूल को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ग करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। जब वर्ग करेंगे तो ये समीकरण है, बराबर के इधर वाले पक्ष में भी वर्ग हो जाएगा और इधर वाले पक्ष का भी वर्ग। तो A का वर्ग यानी कि A की घात 2 बराबर B गुणा √5, इसका भी हमें क्या करना है, वर्ग यानी कि घात 2 लगानी है, ठीक है। अब A² का मतलब A² होता है बराबर में, अब ये वर्ग क्या है, B का भी हो जाएगा और ये वर्ग √5 का भी हो जाता है, यानी कि √5 का वर्ग। तो √5 का वर्ग करेंगे तो देखिए ये 2 और ये अंडर हट जाएगा, यानी कि वर्गमूल से वर्ग कट जाता है, यहाँ पे वर्ग से वर्गमूल कट जाता है। तो √5 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो हमको क्या प्राप्त हुआ, A² बराबर B² गुणा 5 प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब ये जो समीकरण लिखी है, इस समीकरण को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए मैं यहाँ पर आपको साइड में समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए 12 है, अगर मैं 12 को इस तरह लिख देता हूँ 3 गुणा 4 के रूप में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 12 की जो 3 और 4 है ये क्या है, गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड। अब 3 का भाग क्या 12 में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 3 का भाग जब 12 में देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ पर मैं इस 6 को ऐसा लिख सकता हूँ 2 गुणा 3 के रूप में। 6 को मैंने क्या लिखा, 2 गुणा 3 के रूप में। तो ये जो 2 और 3 बराबर में, देखिए 2 और 3, ये 2 और 3 अपने आप में क्या है,
6 के गुणनखंड है, यानी कि ये गुणनखंड है 2, तो 2 का भाग क्या 6 में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 3 का भाग 6 में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 4 का भाग 12 में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर, यानी कि इस यहाँ पर 12 यहाँ पर 6 लिखा हुआ है नहीं, तो इसको ध्यान से देखिए, इधर ए स्क्वायर है बराबर में, इधर 3 गुणा 4 लिखा था, तो इधर देखिए क्या लिखा है, बी स्क्वायर गुणा 5 लिखा है। ठीक है, कहने का मतलब है ए स्क्वायर के ये दोनों क्या है, गुणनखंड है। अब दोनों गुणनखंड है तो इन दोनों का भाग ए स्क्वायर में जरूर जाएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं बी स्क्वायर तो हमें पता नहीं है, बी का मान हमें पता नहीं है, लेकिन 5 का तो पता है नहीं, 5 तो 5 होता है, तो इस 5 का भाग ए स्क्वायर में जाएगा, इसी कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर 5 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, यानी कि 5 का भाग ए स्क्वायर में जाएगा, ये आपको लिखना है यहां पर, पूर्णतः विभाजित है। तो ए स्क्वायर 5 से पूर्णतः विभाजित है, कहने का मतलब ये जो 5 है इसका भाग इस ए स्क्वायर में जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। देखिए मान लीजिए 3 का स्क्वायर है, अगर मैं कहूं इस 3 के स्क्वायर में भाग जा रहा है 3 का, यानी कि 3 का भाग 3 स्क्वायर में जाएगा। 3 स्क्वायर कितना होता है आपका, 9 होता है, यानी कि 3 का भाग 9 में जाता है। अब इसका वर्गमूल देखिए, यहां पर ए स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर को हटा देता हूं, यानी कि इस स्क्वायर को ऊपर वाले को हटा देता हूं, यहां पर कितना बचेगा 3। तो अब भाग इसका दे रहे हैं 3, क्या 3 का भाग 3 में जाएगा, यानी कि जो स्क्वायर था पहले उसमें जिसका भाग लगा रहे हैं, तो जो स्क्वायर था उस जो ये स्क्वायर यानी कि 9 था, तो 9 का वर्गमूल करिए, 9 का वर्गमूल कितना आएगा 3। तो क्या पहले 3 का भाग दे रहे थे, तो 3 का भाग अब 3 में जाएगा, यानी कि इसके वर्गमूल में जाएगा। क्या 3 का भाग 3 में जाता है, बिल्कुल जाता है। एक और संख्या लेके समझा देता हूं, मान लीजिए आपके पास में 5 का स्क्वायर है। ठीक है, और मैं कहूं इस 5 के स्क्वायर में क्या 5 का भाग जाता है, तो आप कहेंगे 5 का भाग 5 के स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, मतलब 5 का भाग 25 में जाता है, बिल्कुल जाता है। तो इस 25 का वर्गमूल कितना होगा 5। तो अब मैं कहूं जो पहले आप किसका भाग लगा रहे थे 5 का, तो अब वापस 5 का भाग लगाइए, क्या 5 का भाग 5 में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। यानी कि यदि p एक कोई अभाज्य संख्या है और उसका भाग यदि ए स्क्वायर में जाता है, यानी कि किसी संख्या के वर्ग में जाता है, तो उस संख्या यानी कि p का भाग उस अभाज्य संख्या का भाग आपका उसके वर्गमूल में भी जाएगा। ठीक है, तो यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यानी कि 5 का भाग आपका ए स्क्वायर में जाएगा। देखिए 5 क्या है, अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, तो 5 का भाग ए स्क्वायर में जाएगा। तो आप ये लिख सकते हैं कि ए भी, यानी कि इस 5 का भाग इसके वर्गमूल, यानी कि ए स्क्वायर का वर्गमूल, स्क्वायर हटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ए भी 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, नहीं 5 से पूर्णतः विभाजित होगा, तो विभाजित होगा, तो मैंने इसको इस प्रकार लिख दिया। ठीक है, अब 5 का भाग ए स्क्वायर में जाता है, तो मैं देखिए मान लीजिए आपको कह देता हूं कि भाई 2 का भाग है वो आपका 8 में जा रहा है, तो क्या आप 8 को ऐसा नहीं लिख सकते हैं, 8 बराबर 8 में 2 का भाग 8 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, और गुणा में कितना है 2, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, 8 को 4 गुणा 2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार मैं कहूं कि भाई 18 में 3 का भाग जाता है, तो क्या आप 18 को ऐसा नहीं लिख सकते, 18 बराबर 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार, और गुणा में क्या है किसका भाग लगाया 3, तो 3 ऐसा लिख सकते हैं। यानी कि 18 को 6 गुणा 3 के रूप में लिख सकते हैं, कब, जब 3 का भाग 18 में जाता है। 8 को 4 गुणा 2 के रूप में लिख सकते हैं, कब, जब 2 का भाग 8 में जाता है। तो जब 5 का भाग ए में जाता है, तो क्या आप ए को ऐसा नहीं लिख सकते, ए बराबर, अब 5 का भाग ए में देंगे, ए का मान नहीं पता है तो मान लेते हैं कितनी बार जाएगा, सी बार जाएगा। ठीक है, और गुणा में 5 आप लिख सकते हैं। अब ये सी यहाँ पर क्या है, सी एक धनात्मक पूर्णांक मान लिया, क्या मान लिया, धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो a बराबर c गुणा 5, और ऊपर बनी इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए और इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं a बराबर c गुणा 5 के रूप में लिख दिया, क्योंकि हम जानते हैं 5 का भाग a में जा रहा है, तो 5 का भाग a में जा रहा है, तो a को बराबर 5 का भाग जब a में देंगे तो मान लेते हैं कितनी बार गया, c बार। c कोई भी संख्या हो सकती है, जब a का मान पता होगा तो c का मान भी आ जाएगा, और गुणा किसका भाग दे रहे हैं 5 का, तो a को ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए इस समीकरण 1 और इस समीकरण नंबर 2 को देखिए ध्यान से, यहां से जो a का मान आया है यही a का मान इस समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, समीकरण नंबर 1 व 2 से। ठीक है, अब a बराबर क्या है, c गुणा 5 है, इस समीकरण में जो ये यहां पर a है इसकी जगह में c गुणा 5 लिख देता हूं, यानी कि c गुणा 5 का स्क्वायर, देखिए a का स्क्वायर है, a की जगह c गुणा 5 लिखा है, बराबर में b स्क्वायर गुणा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, सरल कर देंगे। तो ध्यान दीजिए कैसे सरल करते हैं।
तो सी का वर्ग कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर गुणा 5 का वर्ग, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, बराबर में बी स्क्वायर गुणा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 5 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में। तो देखिए मैं इस समीकरण को ऐसे घुमा के लिख रहा हूं, यानी कि बायां पक्ष दाएं में लिख रहा हूं, दायां पक्ष बाएं में लिख रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर गुणा 25, और ये 5 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो कितना हो जाएगा, भाग में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे यानी कि 5 का भाग इस 25 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखिए बी स्क्वायर को मैं क्या लिख देता हूँ, बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर गुणा 5 लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये हमारे पास समीकरण में प्राप्त हुई। देखिए अब मैं यहाँ पर आपको एक पहले वाले समीकरण बताता हूँ। देखिए इस समीकरण को और ये जो हमारे पास समीकरण आई है कि बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर गुणा 5, इस समीकरण और इस समीकरण को ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि ए स्क्वायर के ये दोनों गुणनखंड है, ये मैंने उदाहरण लेके समझाया था ना आपको। तो यहाँ पर ए स्क्वायर के ये दोनों गुणनखंड है, यानी कि ए स्क्वायर के बी स्क्वायर और 5 गुणनखंड है, तो ये दोनों गुणनखंड है, तो इन दोनों गुणनखंडों का भाग ए स्क्वायर में जरूर जाएगा, यानी कि बी स्क्वायर का भाग ए स्क्वायर में जाएगा और 5 का भाग भी ए स्क्वायर में जाएगा। अब बी स्क्वायर का मान तो पता नहीं है, तो 5 का भाग ए स्क्वायर में जाता है, तो ये भी समझाया मैंने कि 5 का भाग ए में भी जाएगा। तो ये इसी की जैसे समीकरण बननी है, आप देख सकते हैं बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर गुणा 5 है। कहने का मतलब ये जो सी स्क्वायर और ये 5 है, इस बी स्क्वायर के क्या है, गुणनखंड है, तो सी स्क्वायर का भाग बी स्क्वायर में जाएगा और इस 5 का भाग भी बी स्क्वायर में जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी यहाँ पर समझाया था। अब सी स्क्वायर का मान तो पता नहीं है, लेकिन 5 का मान तो पता है, 5 तो 5 होता है, तो 5 का भाग बी स्क्वायर में जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जो बी स्क्वायर है वो 5 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, बी स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि बी स्क्वायर 5 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, पूर्णतः विभाजित है। अब बी स्क्वायर 5 से पूर्णतः विभाजित है, कहने का मतलब बी का जो ये 5 है इसका भाग बी स्क्वायर में जाता है। तो जो बी है यानी कि इसका वर्गमूल, अभी मैंने नहीं बताया था कि 3 का स्क्वायर 3 से विभाजित है, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 का वर्गमूल 3, तो 3 से भी विभाजित होगा। तो बी 5 है उसका भाग बी स्क्वायर में जाता है, तो 5 का भाग बी में भी जाएगा, यानी कि बी स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा, बी। तो लिखेंगे बी 5 से भी पूर्णतः विभाजित होगा, ये लिख देंगे यहाँ पर बी 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, विभाजित होगा, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए हमारे पास हमें क्या प्राप्त हुआ, देखिए ए भी 5 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, कहने का मतलब 5 का भाग ए में जा रहा है। और यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ लास्ट में कि बी है वो 5 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, यानी कि बी 5 का भाग बी में जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शॉर्ट में, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो ए है उसमें भाग जा रहा है 5 का, और जो बी है उसमें भी भाग जा रहा है 5 का। ठीक है, यानी कि 5 क्या एक समान संख्या है और इस समान संख्या का भाग ए और बी में जा रहा है। जबकि हमने शुरुआत में क्या माना था कि ए बटा बी, जहां पर ए और बी क्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्याओं का मतलब किसी समान संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए एक को छोड़ के। ठीक है, नहीं एक का भाग तो सभी में जाता है, तो एक को तो गिनते ही नहीं है। तो ए और बी सहअभाज्य है, तो मतलब ए और बी में किसी भी समान संख्या का भाग नहीं जाएगा। जबकि हमने इसको ऐसे सरल किया तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ हमें कि जो ये 5 है नहीं, इस 5 का भाग ए में भी जा रहा है और 5 का भाग बी में भी जा रहा है, तो 5 वो समान संख्या हो गई जिसका भाग ए और बी में जा रहा है। तो ये ऐसा हमें क्यों प्राप्त हुआ, हमें ये उल्टा क्यों प्राप्त हुआ है, जबकि ए और बी सहअभाज्य माने थे, जबकि हमें यहाँ पर 5 एक ऐसी समान संख्या मिल गई जिसका भाग ए और बी में जा रहा है। तो ये सब क्यों प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हमने जो हमारी कल्पना की थी, हमने शुरुआत में जो माना था कि माना √5 एक परिमेय संख्या, ये हमने गलत माना था। तो मतलब √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो अपने आप ही √5 क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या। तो हम यहाँ पर अंत में क्या लिखेंगे, देखिए जो हमारा यहाँ पर गलत हमको प्राप्त हुआ है वो क्यों प्राप्त हुआ है, ये जो हमने माना था नहीं कि √5 एक परिमेय संख्या, ये गलत है। तो गलत है मतलब √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो अपने आप ही वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। तो हम यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि हम लिखेंगे चूंकि, या फिर यहाँ पर लिखेंगे जो कि, ये जो हमने किया है नहीं 5 का भाग बी में जा रहा है और 5 का भाग ए में भी जा रहा है, तो ये हमें उल्टा प्राप्त हुआ है। जबकि हमने माना क्या था, दोनों सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब समान संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। तो यहां पर लिखेंगे जो कि हमारी, जो कि मतलब ये जो ये कह रहे नहीं 5 का भाग बी में जा रहा है और 5 का भाग ए में भी जा रहा है, वो जो कि हमारी कल्पना के
जो कि हमारी कल्पना के विरोधाभास है, मतलब जो हमने माना है उसका उल्टा है। इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, नहीं, हमने जो माना है वो कल्पना के विरोधाभास मतलब उल्टा है, तो इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार, और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं इति सिद्धम। ठीक है, इति सिद्धम। तो इस प्रकार आपको √5 को सिद्ध करना है, और इसी तरह आप √2 को भी सिद्ध कर सकते हैं, और इसी तरह आप √3 को भी सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए सवाल ऐसा हो जाए, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या, तो आपको कुछ नहीं करना है, जहां जहां पर 5 है वहां पर 2 रखना है, और जहां जहां पर आपने 5 का वर्ग 25 किया था वहां पर 2 का वर्ग 4 करना है, बस। बाकी पूरा ये सेम टू सेम है, एज इट इज है। ठीक है, इस प्रकार आप √3 का भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे वाला जो लाल बटन है उसको दबा दीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्द मिलते हैं हम एक ऐसे ही और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ।